बहुत काम की वीडियो। अगर आप पोलैंड का वर्क परमिट के हवाले से परेशान हैं, वर्क वीज़े के हवाले से परेशान हैं, तो जो भाई इसको देख लेंगे उनके बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो के पहले पार्ट में मैं इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ कि पोलैंड का जब आपका वर्क परमिट आता है, जो आपने किसी भी कंपनी से डायरेक्ट अप्लाई किया है, किसी के थ्रू अप्लाई करवाया है, कहीं से भी किसी भी सोर्स से जब आपके पास पोलैंड का वर्क परमिट आ गया, तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, ये आपको स्क्रीन पे एक वर्क परमिट चेक करके बताऊँगा कि उसकी कितनी वैलिडिटी है और उसमें वीज़ा लगने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, वीडियो का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि आपका वर्क परमिट पे वीज़े के कितने चांस हैं और किस तरह का वर्क परमिट होगा या आप जो को आपको मिलेगा तो आपके वीज़े के मोर देन 90% चांसेस हैं। ये दो अहम सवाल हैं जो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो का पहला पार्ट जिसमें हम बात कर रहे हैं कि पोलैंड का वर्क परमिट। देखें, पोलैंड का जो वर्क परमिट है आजकल इसको टाइप ए का वर्क परमिट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या ये जो भी नेशनल हैं, जो भी एम्प्लॉयर है जिस कैटेगरी में वो वर्कर्स को बाहर से एम्प्लॉय करता है, तो वो टाइप ए का वर्क परमिट, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो यहाँ से इशू होता है। ठीक है, टाइप ए वर्क परमिट ये कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक अब ये जनरेटेड वर्क परमिट होता है, जिस पे कुछ जो आजकल कुछ देखिए यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में भी आपके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं या आपके डिफरेंट सूबे हैं, तो यहाँ पे भी इसको वाइवर्डशिप बोलते हैं। वारसा की अलग है, बड़े शहरों की क्राको की अलग है, एक पूरा एक डिस्ट्रिक्ट अलग होता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट से जो वर्क परमिट इशू होता है, आइदर वो कंप्यूटराइज्ड होगा, उस पर स्टैंप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो कंप्यूटराइज्ड उसका एक नंबर होगा। तो ये चीज़ नहीं बताती कि आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है या फेक है। ठीक है, दो सूरतों में ये बंदा वेरीफाई कर सकता है। एक वो कंपनी जिसका वर्क परमिट हो, वो उस ऑफिस से वेरीफाई कर सकती है कि क्या ये वर्क परमिट ओरिजिनल है। दूसरा, जिस बंदे के नाम पे ये वर्क परमिट इशू हुआ हो, मतलब आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, आपका वर्क परमिट जिस बंदे के पास पहुंचा, सिर्फ वो वहाँ से पता कर सकता है। जब आप इसके लिए ईमेल करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो कोई रिप्लाई नहीं वहाँ से आता और ना ही आएगा। फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचती है कि हम इसको ऑथेंटिकेट कर सकें कि ये वर्क परमिट ओरिजिनल है या नहीं है। तो उसका क्या तरीक़ाकार है वो मैं आपके सामने करने लगा हूँ। ठीक है, ये जो वेबसाइट मैं यूज़ करूँगा, इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। इस प्रोसेस के ज़रिए आप अपना कर लें तो आपको ख़ुद उसको आप जो है वो चेक कर सकते हैं। ये एक मोस्ट रिलायबल मेथड है आपके वर्क परमिट को वेरीफाई करने का। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल पे जाएं, क्योंकि जो वर्क परमिट होता है ये एक स्कैन्ड फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होता है जो वहाँ से जनरेट होता है। इसको डायरेक्ट जो है वो आप इसके कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो पहले हम इसको रीडेबल या एडिटेबल टेक्स्ट में हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये ट्रांसलेट होगा। ये वर्क परमिट हमेशा पॉलिश लैंग्वेज में आता है। ठीक है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट आपने चेक करना है, आप OCR PDF लिखेंगे, पहला ही क्लिक आएगा, इसको आपने क्लिक करना है, चूज़ योर फाइल। अब इसको आपने लैपटॉप पे करना है। ठीक है, आप ये जो मेरे भाई इसको करना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर मोबाइल पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर लेके बैठें और ऐसे करें। यहाँ पे आपने जाना है अपनी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल ये पॉलिश लैंग्वेज में है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है इसको, और यहाँ पे आपने इसको जो है आउटपुट ये कह रहा है कि PDF ही हमने देना है। ठीक है, आप इसको स्टार्ट OCR कर देंगे तो ये इसको रीड करना शुरू कर देगा, जो टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पे, ये मैंने ख़ुद वहाँ पे लगाए हैं ताकि ये यहाँ पे शो ना हो जिस बंदे का है। तो अब क्या करना है, आपने इसको बाद में डाउनलोड कर लेना है। तो आपके पास ये एक टेक्स्ट फॉर्म में जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके बाद जाना है ट्रांसलेट करना है इसको। ठीक है, ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल पे PDF ट्रांसलेटर लिखेंगे, पहला ही जो लिंक आएगा इसको खोल लें। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे ट्रांसलेट नाउ का डॉक्यूमेंट आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है। ये वाला डॉक्यूमेंट था हमारा। अब जब इसको हम कहेंगे कि ट्रांसलेट, ठीक है, अब
ये कहेगा कि पॉलिश लैंग्वेज है और ये इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये थोड़ी देर में आपके पास कन्वर्ट डाउनलोड योर ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट। अब ये सामने ही डेस्कटॉप पे आपके सामने एक डाउनलोड ट्रांसलेटेड आ जाएगा। ये हमारा आ गया है, ठीक है। अब ये देखें इंग्लिश में सारा कुछ आ गया है कि जी ये टेरिटरी ऑफ पोलैंड। अब इसमें यहाँ पे हर एक ने अपने कंपनी का एक एड्रेस लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये एड्रेस है, अब इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। आप चले जाएं गूगल में, ठीक है। गूगल मैप्स आपने खोलना है, मैं आपको शुरू से ये करके दिखा देता हूँ। ये गूगल मैप्स खुल गए। अब यहाँ पे वो एड्रेस आपने पेस्ट करना है, ठीक है। और ये देखें ये एड्रेस पेस्ट किया तो ये सामने अब आ गया। अब ये लोकेशन है। अब यहाँ पे आप इसको जो है वो जाके इसको देखना कैसे है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये करने के बाद अब आप इसको जब जूम करेंगे तो वहाँ पे आपको ये डायरेक्शन नज़र आ जाएगी। ये देखें ये यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरे सामने शो हो रहा है ये एड्रेस, ठीक है। ये वाला ये देखें ये नीचे तीर का निशान भी शो हो रहा है कि आप इस साइड पे हैं। अब मैं उधर को जाके भी देख सकता हूँ, आपके सामने जाऊँगा, इसको इधर चले गए। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे जाके जहाँ से रास्ता होगा फिर वहाँ से इसने उसको लेके जाना है। हाँ जी ये चला गया। अब ये अंदर जो रास्ता था, अब ये देखें मेरे सामने ये बिल्डिंग है, ठीक है। मेरे सामने आपके सामने ये बिल्डिंग आ रही है। अब जो वर्क परमिट था उसका था फ्रूट फार्म पिकिंग, फार्म फ्रूट पे काम करना है। अब जो एड्रेस है कंपनी का वहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो एक पड़ गया ना शक आपको कि यार हमें बताया गया था कि फ्रूट फार्म पिकिंग है तो वो कोई फार्म होना चाहिए, कोई फील्ड होना चाहिए। तो सिटी में तो आपने कहाँ से फ्रूट फार्म करने हैं? ये कोई दुकान के अंदर से लगी हुई स्ट्रॉबेरियाँ तो नहीं ना आपने तोड़नी, या आपने कोई फ्लावर्स पिक करने। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अगर कोई अक्लमंद बंदा हो कि अपनी कंपनी के एड्रेस को वेरीफाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपने कहाँ पे जो है वो आप जिस जगह पे आपको वर्क परमिट ऑफ़र हो रहा है तो वो कौन सी जगह है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्क परमिट के हवाले से कि आपको कौन सी जगह पे आपका वर्क परमिट जो है वो वैलिड है। अब दूसरा हमारा जो वीडियो का टॉपिक है कि वर्क परमिट का लेते कैसे हैं, ठीक है। दो इसके मैंने पहले भी तरीके बताए हैं कि या तो आप अपना एम्प्लॉयर ख़ुद बाहर से ढूंढ लें। यहाँ पे वर्क परमिट जो है वह 18 से लेके 45 साल की उम्र तक जो है वो होता है, इशू होता है। वर्क परमिट इशू करने के लिए एम्प्लॉयर को आपका पासपोर्ट जो है वो स्कैन चाहिए, इसके अलावा कोई आपका पिक्चर चाहिए, इसके अलावा आपका जो है वो कोई भी आपके पास डिप्लोमा है, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, या आपको कुछ इंग्लिश आती है, कोई आपकी एजुकेशन है B1 B2 लेवल। B1 जो है वो बेसिक लेवल है सबसे ज़्यादा इंग्लिश का, कि जिसमें आप इंग्लिश को समझ सकते हैं थोड़ी बहुत ही इंग्लिश और साथ में बोल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क वीज़े के हवाले से। जब आपने यहाँ पे आना है तो आपको सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ को पॉलिश तो आपको आती नहीं, तो इंग्लिश में कम से कम जो आपको इंस्ट्रक्शन दे आपका इंस्ट्रक्टर के कम हेयर डू दिस वर्क एंड वाई यू कम लेट, तो इस तरह की चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। ये ना हो कि वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाए कि केड़ा बंदा मेरे मत्थे पै गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ उसमें आपकी जो है वो स्किल्स का, कोई भी आपके पास स्किल है उसका सर्टिफिकेट ज़रूर लें, अपना एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर लें। किसी शॉप पे काम किया है, किसी फैक्ट्री में काम किया है, तो जिन जिन डेट्स में लिया है उसको लाजमी लें अपनी स्किल्स को। ये आपको तब पता चलता है जब आपने कहीं पे अप्लाई करना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी जब एम्प्लॉयर के पास आएंगी फिर वो आपकी कैटेगरी पे टाइप ए वर्क परमिट जो है वो वावेडशिप ऑफिस में अप्लाई करेगा और वहाँ से जो है वो आपको वर्क परमिट आएगा, ठीक है। वर्क परमिट कैसे इशू होता है पोलैंड में ये बता दिया कि आप अपना डायरेक्ट खुद एम्प्लॉयर को अप्लाई कर सकते हैं या कोई बंदा जो है वो आपको लेके दे रहा है। तो वर्क परमिट के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है पोलैंड में ये 2 से 3 माह का है, ठीक है। ये इतना टाइम लग जाता है कंपनीज़ को, कई दफ़ा तो इससे भी ज़्यादा। जब ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो वर्क परमिट का टाइम 5 से 6 माह लग गया था, क्योंकि वो पहले यूक्रेन वालों को अपना वर्क जो है वो उसको अकोमोडेट कर रहे थे, उनकी प्रायोरिटी में यूक्रेन वाले थे और आज भी हैं। इसके बाद जब वर्क परमिट आ जाता है फिर आपका एम्बेसी में केस चला जाता है। एम्बेसी भी जो है वो ऑलमोस्ट आजकल जो है वर्क परमिट के हवाले से, अगर आपका वैलिड वर्क परमिट है, आपका एम्प्लॉयर एम्बेसी में भी कांटेक्ट करता है तो 2 से 3 माह फिर भी एम्बेसी उसको ले लेती है।
तो आपके वर्क परमिट के हवाले से जो भी लोग वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं या करना चाहते हैं, तो इस बात को ज़हन में रखें कि कम से कम 5 मंथ का प्रोसेस है और मैक्सिमम जो है वो इसको 6 से 7 माह भी लग सकते हैं और ज़्यादा भी। ये डिपेंड करता है आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट कहाँ से लगे। जो मेरे भाई पाकिस्तान के अलावा कुवैत में, कतर में, ठीक है, या और दूसरी जो एम्बेसीज़ हैं, बाकू की एम्बेसी हो गई, अज़रबैजान की हो गई, तो इन दुबई में भी अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन बाकी जो है वहाँ पे बहुत जल्दी जो है वो वीज़ा मिल जाता है, उनको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो जो दूसरे कंट्रीज़ में हैं वो लाजमी अपना चांस लें, बहुत हायर चांसेस हैं। मलेशिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा रोमानिया में है, जो बुल्गारिया में है, जो शेंजन जोन के पास कंट्रीज़ हैं, उनके हायर चांसेस हैं बहुत जल्दी वीज़ा मिलने के, ठीक है। मोर देन 90% वीज़ा आपका वर्क परमिट और जो कंपनी है जिसका टर्नओवर कितना है, जब आपका वर्क परमिट एम्बेसी में जाता है वो फ़ौरन से पहले कंपनी का बायोडाटा पूरा उसका जो है यहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, क्या वो कंपनी के पास जो है वो लाइसेंस है, इंटरनेशनल लेबर लाइसेंस, क्या वो रजिस्टर्ड है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो देखते हैं कि कंपनी का टर्नओवर कितना है, जो बंदा इसको बुला रहा है क्या उसके पास वाकई एम्प्लॉइज़ हैं, क्या वाकई एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है। ये तो नहीं बंदा इधर बुला के उसके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं, वो कितना कंपनी लास्ट ईयर उसने टैक्स पे किया है, कितनी उसकी लेबर थी और उस कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है। उसके पास अगर बंदा आता है तो क्या वो टिकता है। आपकी पूरी रिपोर्ट पुलिस को जाती है। यहाँ पे जो वर्क परमिट पे आते हैं, कंपनी अपना डाटा प्रोवाइड करती है पुलिस डिपार्टमेंट को वेरीफाई करने के लिए, ये हमारे पास फॉरेनर जो एम्प्लॉइज़ हैं ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे पास काम आया था। तो जिस कंपनी की रेपो बुरी होगी कि उसके पास एम्प्लॉई आता है 1 हफ़्ते बाद दौड़ जाता है, इट मीन्स कि वो सिर्फ एक बोगस कंपनी है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इन चीज़ों की वजह से आपका वर्क वीज़ा मोर देन 90% रिजेक्ट होता है कि लोग समझते हैं शायद वर्क परमिट हमने ले लिया, यहाँ पे चले गए, तो बाद में पता चला कि ये कंपनी ही नहीं एग्जिस्ट करती, कंपनी का वॉल्यूम 2 बंदों का है और वो 10 बंदों को कैसे वर्क परमिट जनरेट कर सकती है। ये सारी वो चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको सोचनी चाहिए ड्यूरिंग वर्क परमिट, ड्यूरिंग इशुएंस, ठीक है ना। अगर कोई आपको कह रहा है कि अमेज़ॉन का वर्क परमिट है आपके पास बड़ी कंपनीज़ का वर्क परमिट है, तो वहीं पे आपको एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी कि ये बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, ठीक है। नेशनल कोई पोलैंड की कंपनी है, उसका वर्क परमिट आ रहा है, इट मीन्स कि वो गवर्नमेंट की कंपनी है, वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो हायर चांसेस हैं आपके वीज़े के। हर कंट्री को लेबर की ज़रूरत है, लेकिन उनको निच्छों की ज़रूरत नहीं, उनको फ्रॉडिये लोगों की ज़रूरत नहीं। जो वाकई स्किल्स जिनके पास हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो स्टे करते हैं, जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखते हैं। ये बात हमेशा याद रखें। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है वो TRC कार्ड मिल जाएगा कंपनी की बेस्ड पे, ठीक है। 1 ईयर का पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज देती हैं, या मैक्सिमम 2 ईयर का। अगर कोई एम्प्लॉयर आपको 3 या 4 साल का इकट्ठा वर्क परमिट दे रहा है, तो इट मीन्स दैट इज़ समथिंग रॉन्ग विद दैट इज़ ओनली कंसर्न विद द पेमेंट ऑफ योर वर्क परमिट, ठीक है। जो जेन्युइन कंपनी होती है वो 1 साल का वर्क परमिट देती हैं और उसके बाद एक्सटेंडेबल होता है जब आप यहाँ पे जॉब करते हैं। उस वर्क परमिट की बेस पे आपका TRC कार्ड अप्लाई होता है, ठीक है, टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड। वो भी उतनी देर का मिलता है जब तक आपकी एम्प्लॉयमेंट है। अगर 1 साल का पहले कार्ड मिलेगा, आपकी जॉब एक्सटेंड होगी, तो TRC कार्ड आपको नेक्स्ट जो है वो 2 ईयर्स का मिलेगा। और इसमें इस TRC कार्ड की बेस पे अगर आपके पास यहाँ पे पैसे हैं, बैंक स्टेटमेंट है, आपने कुछ मनी रखी है, तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं, जो उनके डिपेंडेंट को। वो 720 ज़ोलाटे पर मंथ आपके पास एक बंदे का खर्चा है, तो वो यहाँ पे आ सकता है। बच्चे अगर आपके साथ आते हैं तो गवर्नमेंट उसको आपको जो है वो पर जो किड है उसका 500 ज़ोलाटे यहाँ पे गवर्नमेंट देती है, जिसको 500 प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो अपनी नीयत सबसे पहले सही कर लें। अगर पोलैंड आना है, अपनी हर चीज़ को जब वो क्रिटिकली चेक करें, तो आपके वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। TRC 5 साल यहाँ पे आप टैक्स पे करें तो आप परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, जिसके 2 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। दुनिया में सेकंड मोस्ट जो है वो फास्टेस्ट कंट्री जो फॉरेनर्स को पासपोर्ट देता है वो पोलैंड है। ये मेरी बात यहाँ पे लिख लें। बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं 10 साल, UK का 8 साल, अमेरिका का तो आप भूल ही जाएं, और बहुत सारी कंट्रीज़। और जिन कंट्रीज़ में आप अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, UAE या गल्फ़ में, वहाँ पे आपको कभी भी रेजिडेंसी नहीं मिलती। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो मेरे भाई इन चीज़ों को समझें और अच्छे और बुरे की पहचान को समझें, अपने दिमाग को खोलें, इन चीज़ों के बारे में सोचें। आपका इनको वर्कर की ज़रूरत है, आपने काम करना है, दैट्स ऑल। तो आपको वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। आपके काम की वीडियोस यहाँ पे शो ऑफ होंगी, कोई रंगबाजी नहीं, कोई फजूल बात नहीं। एक वीडियो देखने से कोई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाती है, वही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है ना। बजाय अपना टाइम ज़ाया करने पे अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, पॉजिटिव काम करें, दूसरों तक खबर पहुंचाएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं आपके पास जो आपको स्किल्स नज़र आती है कि यहाँ पे वर्क परमिट की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थैंक यू।